back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So आज के इस वीडियो में we are going to continue our discussion on most important question and answer from your last chapter of class 11 history book and the name of the chapter is Past to Modernization. So इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर लिया था. सो आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी नहीं देखा है देन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोस का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. सो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है. सो द क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द लाइफ ऑफ माओ जेडोंग. सो माओ जेडोंग कौन थे एंड उनके लाइफ के ऊपर हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है. सो द आंसर इज Mao Zedong was an important leader of CCP of China. So Mao Zedong एक बहुत ही important leader थे चाइना में जो CCP पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था. सो उस पार्टी के एक बहुत ही important leader थे. He took a different path by basing his revolutionary program on the peasantry. So Mao Zedong ने अपने लाइफ में एक डिफरेंट रास्ता को चूज किया था. सो उनके जितने भी रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम थे वो बेसिकली पीजेंट्री के ऊपर ही बेस्ड थे यानी कि चाइना में जो पीजेंट्स थे जो किसान थे सो उनके ऊपर ही ज्यादातर ये फोकस करते थे. Chinese Communist Party became a powerful political force in China just because of his effort. So चाइना में ये जो पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सो ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है ये पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है चाइना में एक पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभर के आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ माओ जेडोंग के एफर्ट्स की वजह से ही. It ultimately won against the Kuomintang and stabilized a communist government in China. So basically जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो चाइना का जो दूसरा नेशनलिस्ट पार्टी था ग्यूमिंदांग पार्टी उसको हरा देता है और फिर चाइना में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग. नाउ नेक्स्ट हमें माओ जेडोंग के रेडिकल अप्रोच के बारे में बता रखा है. माओ जेडोंग मेड स्ट्रॉन्ग एंड सेफ कैंप्स इन द माउंटेन्स ऑफ जियांजी ड्यूरिंग 1928 टू 1934. सो माओ जेडोंग ने बेसिकली चाइना में जो जियांजी वाला इलाका है जो कि बेसिकली माउंटेनियस है सो वहाँ पे उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग एंड सेफ कैंप को स्टेबलाइज किया था. ही मेड दिस कैंप्स टू सिक्योर फ्रॉम द ग्यूमिंदांग अटैक्स एंड माओ जेडोंग ने इस इलाके में बेसिकली अपने कैंप्स को इसीलिए स्टेबलाइज किया था ताकि जो ग्यूमिंदांग पार्टी के लीडर्स है वे लोग उनके ऊपर अटैक ना करे. ही ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग पीजेंट्स काउंसिल. साथ ही साथ माओ जेडोंग ने चाइना में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीजेंट काउंसिल को भी ऑर्गेनाइज किया था. अनलाइक अदर लीडर्स माओ गेव स्ट्रेस ऑन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड आर्मी. सो माओ जेडोंग का ये मानना था कि चाइना में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड आर्मी होना चाहिए. माओ जेडोंग वाज आल्सो अवेयर ऑफ वुमेन प्रॉब्लम्स. सो चाइना में रहने वाली जो वुमेन्स थी सो उन लोगों को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे सो इसके बारे में भी माओ जेडोंग को पता था. ही सपोर्टेड द रूरल वुमेन एसोसिएशंस. सो रूरल एरियाज में जितने भी वुमेन एसोसिएशंस थे ग्रामीण क्षेत्र में सो उन सारे वुमेन एसोसिएशंस को माओ जेडोंग सपोर्ट करते थे. ही ऑल्सो प्रोमulgated a new marriage law. और साथ ही साथ चाइना में जब एक नया मैरिज के लिए लॉ बनाया गया कानून बनाया गया सो उस कानून को लागू करवाने के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया. The People's Republic of China was stabilized by Mao Zedong in 1949 and finally चाइना में People's Republic of China को स्टेबलाइज किया जाता है माओ जेडोंग के द्वारा 1949 में. The Great Leap Forward movement and the Great Proletarian Cultural Revolution was also launched by Mao Zedong in 1958 and 1965 respectively. साथ ही साथ माओ जेडोंग ने चाइना में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट को भी लॉन्च किया था. पहला था ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट एंड दूसरा था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इस टाइम पीरियड के दौरान. सो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 17. सो द क्वेश्चन इज व्हाट वाज डन बाय जीएमडी अंडर चियांग काई शेक इन ताइवान. सो ताइवान को रूल करने वाला जो जीएमडी यानी कि जो ग्यूमिंदांग पार्टी था अंडर द लीडरशिप ऑफ चियांग काई शेक सो उन्होंने ताइवान में क्या कुछ किया था. सो पहला पॉइंट है It repressed the massive demonstration in February 1947. So ताइवान में फरवरी 1947 में एक बहुत ही मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था. सो इस पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने बेसिकली इस डिमॉन्स्ट्रेशन को सप्रेस कर दिया था. सेकेंड पॉइंट इज
it prohibited freedom to press and political opposition and excluded the local population from position of power. So basically ये जो पार्टी थे अंडर द लीडरशिप ऑफ चियांग काई शेक, सो उन्होंने ताइवान में प्रेस को जो फ्रीडम दिया जाता था एंड इवन जो पॉलिटिकल अपोजिशन का फ्रीडम था, सो उन सारे फ्रीडम को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया। और साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल पीपल थे, अगर उन लोगों के पास अगर कोई भी पावर है गवर्नमेंट में, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन को उन्होंने सीख करके रखा है, देन उस पोजीशन से उन्हें एक्सक्लूड किया गया। थर्ड पॉइंट इज carried out land reforms that had modernized the economy। साथ ही साथ इन्होंने ताइवान में कुछ लैंड रिफॉर्म्स को भी कैरी आउट किए थे, जिसकी वजह से ताइवान बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ताइवान का जो इकोनॉमी था वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होता है। फोर्थ पॉइंट, हेल्प इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच द गैप बिटवीन रिच एंड पोर शार्पली डिक्लाइन। साथ ही साथ इन्होंने ताइवान में एक ऐसे इन्वायरमेंट को भी क्रिएट किया था जिसकी वजह से रिच एंड पुअर पीपल के बीच में जो एक डिफरेंसेस है, जो गैप है, वो भी बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन हो रहा था। एंड द लास्ट पॉइंट इज, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ चियांग काई शेक डेमोक्रेसी वाज स्टेबलाइज्ड इन ताइवान एंड ऑपोजिशन पार्टीज वे लीगली परमिटेड। यानी कि जब चियांग काई शेक का डेथ हो जाता है देन ताइवान में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है और साथ ही साथ ओपोजिशन पार्टीज को लीगली परमिशन दिया जाता है कि आप पार्टीज का फॉर्मेशन कर सकते हो और आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 17 is also completed. So now let's move to our next question, which is question number 18. So the question is, how did the Qing dynasty try and meet the challenge posed by the Western powers? So basically चाइना को रूल करने वाला जो किंग डायनेस्टी था, उन्होंने किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो चैलेंज दिया जा रहा था उसको किस तरीके से उन्होंने फेस किया। सो द आंसर इज, after the Opium War, the Qing dynasty under reformers like Kang Yuwai and Liang Qichao initiated policies to reform the administrative system, army and the educational system. So basically जब चाइना में ओपियम वार हुआ था, so ओपियम वार के बाद किंग डायनेस्टी के ही जो कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे जैसे कि कांग युवाई एंड लियांग कीचाओ, so उन्होंने चाइना में कुछ न्यू पॉलिसीज को इनिशिएट किया था, यानी कि स्टार्ट किया था, ताकि चाइना में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो आर्मी है एंड जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, उसमें कुछ रिफॉर्म लाया जाए। They saw a demand to transform China in order to protect it from colonization. So चाइना को colonization से बचने के लिए बेसिकली चाइना में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि चाइना को हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। The following were the reforms initiated by the Qing dynasty. So इसीलिए किंग डायनेस्टी ने कुछ रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया चाइना में ताकि चाइना कॉलोनाइजेशन से बचे रहे। सो पहला है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सो द एजुकेशन सिस्टम एंड एग्जामिनेशन पैटर्न वाज रिफॉर्म्ड बाय मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल सिस्टम। सो चाइना में जो एजुकेशनल सिस्टम था, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न था, उसको चेंज किया गया एंड जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको मॉडर्नाइज किया गया। Provisions were also made to encourage women to appear for the different government level exams. और साथ ही साथ चाइना में कुछ ऐसे प्रोविजंस को किए गए ताकि चाइना में रहने वाली जितनी भी वेमेन थी उन लोगों को एनकरेज किया जाए कि वे लोग भी चाइना में जितने भी गवर्नमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं उन सारे गवर्नमेंटल एग्जाम्स को दे। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि चाइना में कौन से पॉलिटिकल चेंजेस किए गए। द सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एग्जिस्टेंट इन चाइना वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो चाइना में जो एब्सोल्यूट मोनार्की था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिप्लेस किया गया। डेमोक्रेसी वाज एक्सेप्टेड एज द न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और साथ ही साथ चाइना में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट किया गया। Third point is economic reforms. So the Chinese economy was strengthened by adopting capitalism as the form of economy. So चाइना की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए चाइना में बेसिकली कैपिटलिज्म का जो इकोनॉमी का पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया गया। दिस रिफॉर्म कुड इनकरेज चाइना टू रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज। सो इस रिफॉर्म की वजह से, यानी कि चाइना में कैपिटलिज्म का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने की वजह से चाइना में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा था। एंड द लास्ट पॉइंट इज मिलिट्री रिफॉर्म्स। The strength and composition of the army was changed under this reform. यानी कि बेसिकली चाइना में जो आर्मी था एंड आर्मी का जो कॉम्पोजिशन था, जो स्ट्रेंथ था, उसको भी चेंज किया गया इन सारे रिफॉर्म्स के अंडर में। सो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19. सो द क्वेश्चन इज,
what was the great leap forward movement in China? Why did it fail? So चाइना में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट था जो बेसिकली माओ जेडोंग के द्वारा लॉन्च किया गया था, सो ये क्या था एंड ये चाइना में क्यों फेल हो गया? So the answer is the Great Leap Forward movement was a policy to galvanize China for rapid industrialization. So ये जो मूवमेंट था ये बेसिकली माओ जेडोंग के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि चाइना में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करे. बट द चाइनीज लीडर्स फेल इन दिस पॉलिसी. बट चाइना के जो लीडर्स थे वे लोग इस पॉलिसी में फेल हो गए. इट्स मेन रीजंस वर द फॉलोइंग. सो क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट था ये फेल हो गया? सो पहला पॉइंट है communes were formed in China but the commune system was not working efficiently. So basically इस मूवमेंट के दौरान चाइना में कम्यून्स को फॉर्म किया गया था बट ये जो कम्यून सिस्टम था ये बहुत ही इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा था. सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीज. सो इस मूवमेंट में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होने की बजाय और ज़्यादा डिक्रीज हो गया. थर्ड पॉइंट इज वैल्यूएबल रिसोर्सेज वेर वेस्टेड. सो चाइना में जितना भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज था वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था. एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्टील प्रोड्यूस इन द बैकयार्ड फर्नेस वाज अनयूजेबल इंडस्ट्रियली. और साथ ही साथ इस मूवमेंट के दौरान ये कहा गया था लोगों से कि आप अपने घरों के बैकयार्ड में ही स्टील को प्रोड्यूस करो. सो बैकयार्ड में जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर था जिसकी वजह से उसको इंडस्ट्रीज में यूज़ करना पॉसिबल नहीं था. सो ऑल दिस क्रिएटेड अ सीरियस crisis in the country between the time period of 1960 and 62. The Great Leap Forward drew China backward instead of taking her forward. So basically यही वो कुछ reasons थे जिसकी वजह से ये जो मोमेंट था ये फेल हो गया और चाइना में सीरियस क्राइसिस आ गए इस टाइम पीरियड के दौरान. एंड ये जो मोमेंट था ये चाइना को आगे ले जाने की बजाय उसको और ज़्यादा पीछे लेके आ गया. So with this question number 19 is also completed. So now let's move to our last question which is question number 20. What was the Yusin Constitution? So South Korea में Yusin Constitution क्या था? So the answer is the Yusin Constitution was declared and implemented by Park Chung-hee in October 1972. So Yusin Constitution basically Park Chung-hee के द्वारा डिक्लेयर किया गया था एंड इम्प्लीमेंट किया गया था अक्टूबर 1972 में साउथ कोरिया में. So the Yusin Constitution made the position of presidency permanent. So ये जो Yusin Constitution था, so इस Yusin Constitution की वजह से साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट का जो पोजीशन था उसको परमानेंट बना दिया गया था. So under the Yusin Constitution, the president had complete authority over legislation, jurisdiction and administration and also had a constitutional right to repeal any law as an emergency measure. So इस यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही साउथ कोरिया का जो भी प्रेसिडेंट होगा उसके पास कंप्लीट पावर है लेजिस्लेशन, जुरिस्डिक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि वो किसी भी लॉ को यानी कि किसी भी कानून को रिपेल कर सकता है यानी कि खारिज कर सकता है एक इमरजेंसी मेजर यानी कि एक इमरजेंसी पावर के रूप में. सो विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर लिया. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा. सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज़ कमेंट में डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और साथ ही साथ अगर आपको इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के पीडीएफ चाहिए देन प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा. एंड साथ ही अगर आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है देन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.